ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज मॉड्यूल 5 जिसका शीर्षक है शिक्षण अधिगम और आकलन में आईसीटी का समाकलन के अंतर्गत हम सभी चर्चा करेंगे आईसीटी शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु का समेकन विषय पर। इस सत्र के उपरांत शिक्षकों में इस बात की समझ विकसित हो सकेगी कि विषय वस्तु के साथ साथ विभिन्न आईसीटी मीडिया माध्यमों का प्रयोग वे कक्षा में कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिक्षकों में इस बात की समझ भी विकसित हो सकेगी कि किसी विशेष विषय वस्तु को सीखने सिखाने के लिए आईसीटी उपकरणों संसाधनों का चयन शिक्षक कैसे कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आईसीटी क्या है। आईसीटी का पेडागोजी में इंटीग्रेशन यानी आईसीटी का शिक्षण शास्त्र से समेकन हमें क्यों करना चाहिए, और साथ ही साथ आईसीटी का पेडागोजी में इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो बात करते हैं कि आईसीटी क्या है। आईसीटी विभिन्न श्रेणियों के तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का उल्लेख करता है जिनका उपयोग सूचनाओं के निर्माण, संग्रहण, संचारण, साझा करने या आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन तकनीकी उपकरणों और संसाधनों में कंप्यूटर, इंटरनेट, सीधे प्रसारण की प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, टेलीविजन और वेबकास्टिंग, रिकॉर्डेड प्रसारण प्रौद्योगिकी जिसमें पॉडकास्टिंग, ऑडियो और वीडियो प्लेयर या स्टोरेज उपकरण शामिल हैं, और टेलीफोन यानी फिक्स्ड या मोबाइल उपग्रह, दृश्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि शामिल हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब हम आईसीटी क्या है की बात करते हैं तो वहां पर आईसीटी डिजिटल सूचना प्रदान करता है जिसमें हम सृजन करते हैं, संग्रहण करते हैं, पुनः प्राप्ति करते हैं, फेरबदल करते हैं और इन सूचनाओं को प्रेषित करने यानी भेजने का कार्य करते हैं और फिर उन्हें प्राप्त करने यानी रिसीव करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ आईसीटी समेकन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उपयुक्त आईसीटी का चयन करना होता है और कक्षा में उसे उचित ढंग से प्रयोग करना होता है। जब हम बात करते हैं कि आईसीटी का हम पेडागोजी में इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, तो हम ये समेकन इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को हम दुनिया से जोड़ सकें, साथ ही साथ एक दूसरे से जुड़ सकें, आईसीटी सृजन करने के लिए, इसी के साथ साथ आईसीटी के साथ परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए और अन्य लोगों तक पहुंचकर जो अंतर है उसको खत्म करने के लिए, यानी दो लोगों के बीच में जो दूरी है उसे हम आईसीटी के माध्यम से उस दूरी को खत्म कर सकते हैं या कम करने का कार्य कर सकते हैं। जब हम आईसीटी इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हम कक्षा कक्ष में इसे कैसे कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। हमें किसी विषय वस्तु को जिस पर हमें आईसीटी को इंटीग्रेट करना है उस विषय वस्तु का विश्लेषण करना होगा और साथ ही साथ विषय वस्तु का स्वरूप हमें ध्यान देना होगा, यानी हमें पता लगाना होगा कि विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है। इसके बाद जो हमारा अगला चरण आएगा उसमें सामग्री के स्वरूप के अनुसार हमें उपयुक्त पेडागोजी का पता लगाना होगा। इस दौरान हम क्लासरूम एनवायरनमेंट यानी कक्षा के वातावरण और बच्चों की जो स्पेशलिटी है यानी जो बच्चों की विशेषताएं हैं उनका ध्यान रखते हुए ये कार्य करना है। जो हमारा तीसरा चरण है वो है शिक्षण शास्त्र के अनुसार उपयुक्त आईसीटी का चयन। तो हम जब भी कक्षा में आईसीटी का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमें कक्षा के बच्चों के स्तर को ध्यान में रखना है, हमारे संसाधनों को ध्यान में रखना है। कक्षा में आईसीटी इंटीग्रेशन को दर्शाता आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार अपने साथियों के साथ समूहों में गूगल और अन्य सर्च इंजन पर सामग्री की खोज कर रहे हैं। इस दौरान बच्चे सूचनाओं के निर्माण, संग्रहण और संचारण की प्रक्रिया से जुड़ने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इस प्रक्रिया के दौरान जो उन्होंने सूचनाओं का निर्माण या संग्रहण या संचारण किया है उसे साझा करने या आदान प्रदान करने का भी प्रयास करते हैं।
जब हम विषय वस्तु में आईसीटी के समेकन की बात करते हैं तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहां तकनीकी ज्ञान की बात की गई है, यहां विषय वस्तु ज्ञान की बात की गई है और यहां पर शिक्षण शास्त्र के ज्ञान की बात की गई है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक स्मार्टफोन का उदाहरण लेते हैं, स्मार्टफोन को आईसीटी उपकरण के रूप में अगर हम देखें तो हम वर्गीकृत कर सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग एक डिजिटल इमेज बनाने और उसे जब भी आवश्यक हो संग्रहित और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम डिजिटल इमेज में बदलाव भी कर सकते हैं और इसे हम दूसरों को भेजकर उस पर प्रतिक्रिया भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार डिजिटल सूचना के निर्माण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, फेरबदल, संचारण और प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाले किसी भी उपकरण या तकनीक को आईसीटी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी को समेकित करने का अर्थ केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना ही नहीं है, बल्कि जो विषय पढ़ाना और सीखना है, यह उससे संबंधित लक्ष्यों और सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने का भी माध्यम है। हमें यह समझना होगा कि कैसे तकनीक को शिक्षण शास्त्र और विषय वस्तु को सीखने के लिए एकीकृत किया जाता है, जिससे ज्ञान अर्जित होता है। इस चित्र में इसी प्रकार से दर्शाया गया है कि कैसे तेजी से बदलती तकनीकों को शैक्षणिक पद्धतियों और विषय वस्तु से जुड़े क्षेत्रों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। आइए आईसीटी एकीकृत गतिविधियों के कुछ उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप कक्षा 3 को पढ़ाने वाले गणित शिक्षक हैं और एक स्थिति पर विचार कीजिए। आपने कक्षा में बच्चों को पेपर फोल्डिंग के माध्यम से हवाई जहाज बनाने की विधि को दर्शाया है। आप बच्चों को घर पर हवाई जहाज बनाने और अगले दिन उसे कक्षा में लाने के लिए कहते हैं। इस हवाई जहाज बनाने की गतिविधि को दर्शाते हुए अपने विद्यार्थियों की मदद करें ताकि वे घर पर उसके अनुसार हवाई जहाज बना सकें। बात करते हैं कक्षा 3 के विषय के बारे में। हाँ, हम बच्चों को परिवहन के साधन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और जिसके लर्निंग आउटकम्स की बात करें अगर, तो बच्चे परिवहन के साधनों को बता रहे हैं, परिवहन के साधनों को इस चित्र को देखकर पहचान लेते हैं, साथ ही साथ परिवहन के साधनों का महत्व बता सकते हैं और परिवहन के साधनों को सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अगर हमें इस पर कार्य करना है तो हम आईसीटी का प्रयोग करते हुए इस पर किस तरह से कार्य कर सकते हैं, उसको समझते हैं। आइए एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हमेशा कविता का गायन करके कक्षा में पढ़ाते हैं और आपने इस अनुभव को अपने अन्य मित्रों के साथ साझा किया है कि यह तरीका आपकी कक्षा में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। अन्य स्कूलों में पढ़ाने वाले आपके दोस्त भी कविता का गायन करके पढ़ाना पसंद करते हैं और वो आपसे अनुरोध करते हैं कि जिन कविताओं को आप गाकर बच्चों को सिखाते हैं, आप उन कविताओं को अपने मित्रों को भी भेजें। अपनी आवाज में गाई हुई इन कविताओं को भेजकर आप उनकी मदद करना चाहते हैं। तो जरा विचार कीजिए और बताइए कि आप किन किन माध्यमों से अपनी गाई हुई इस कविता को अपने मित्रों को प्रेषित करेंगे। इसमें हम बच्चों के लिए कुछ इंटरैक्टिव क्विज बना सकते हैं जो कि हम कहूट पे बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को यातायात से जो संबंधित पूर्व ज्ञान है उनके आसपास है जो वो पहले से जानते हैं, उसको जांचने के लिए हम एक क्विज बनाते हैं। तो इस तरह से हम इन बच्चों के साथ में क्विज बनाकर कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के साथ में हम ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी का प्रयोग कर सकते हैं H5P के माध्यम से। इसके साथ साथ हम बच्चों को विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों के इमेजेस या वीडियोस का उपयोग करके उन्हें दिखा सकते हैं और प्रत्येक प्रकार के साधन के बारे में हम उन्हें बता सकते हैं।
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे किसी चीज का ऑडियो या विजुअल देखते हैं तो वहां बच्चों की जो समझ है वो काफी देर तक रहती है और वो स्थायी होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चों के साथ में हम इस तरह से ऑडियो विजुअल का प्रयोग करेंगे तो बच्चों की जो समझ है वो स्थायी और दीर्घकालिक होगी। इसी के साथ साथ हम बच्चों के साथ माइंड मैप का उपयोग करके बच्चों को निष्कर्ष निकालने का कार्य सिखा सकते हैं, क्योंकि माइंड मैपिंग जब हम बच्चों से करवाते हैं तो बच्चों के अंदर मानसिक छवियां बनती हैं और इन छवियों के माध्यम से बच्चे के अंदर हम एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं, हम बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से माइंड मैपिंग की एक्टिविटी भी हम बच्चों के साथ में कक्षा में करवा सकते हैं। जब हम इस पाठ का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हम यातायात के साधनों और इसके प्रकारों पर H5P पर बहुविकल्पीय प्रश्न बनाकर दे सकते हैं। साथ ही साथ हम उनको वर्गीकरण के लिए गूगल शीट पर कार्य दे सकते हैं, या फिर हमने कहूट की बात करी थी, हम लोग इंटरैक्टिव क्विज भी बना सकते हैं बच्चों के साथ। समूहों में कार्य करने के दौरान हम बच्चों में कई सारे अन्य गुणों और कौशलों का विकास भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यातायात के साधन का एक माइंड मैप बना हुआ है जिसमें बात की गई है जल परिवहन की, थल परिवहन की और वायु परिवहन की। तो हम बच्चों के साथ में इस तरह से कुछ कार्य करवा सकते हैं और कक्षा में कर सकते हैं ताकि बच्चों की समझ को हम एक विस्तृत रूप दे सकें और उनकी समझ को विकसित कर सकें। आइए अब जानते हैं कि हम बच्चों के साथ विद्यालय में किन किन एप्स और सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम बच्चों के साथ प्रयोग की बात करें तो हम हॉट पोटैटो का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें हम बच्चों के लिए क्विज का निर्माण कर सकते हैं। MS ऑफिस का प्रयोग हम करके बच्चों को ऑफिस से परिचित करा सकते हैं। H5P का प्रयोग करके हम बच्चों के साथ में क्विज का निर्माण करवा के बच्चों को क्विज दे सकते हैं। टूनटास्टिक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम बच्चों के साथ में प्रयोग करके कुछ एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। फ्री प्लेन जो है वो माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर है, इससे हम बच्चों के साथ में माइंड मैप्स तैयार कर सकते हैं। सिजिल के माध्यम से हम ई बुक्स का निर्माण कर सकते हैं और विद्यालय में कई सारे कार्यों के दौरान हम बच्चों के वीडियोस बनाते हैं, तो उन वीडियोस को एडिट करने के लिए हम विंडोज मूवी मेकर का प्रयोग कर सकते हैं या ओपन शॉट एडिटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम बच्चों के साथ कक्षा में प्रयोग की बात करें तो हम बोलो ऐप का प्रयोग करते हैं जहां बच्चे पठन क्षमता को विकसित करते हैं। इसी के साथ साथ हम मर्ज क्यूब का प्रयोग कर सकते हैं। मैथ मस्ती का प्रयोग करके हम बच्चों के साथ गणित के आसान अवधारणाओं को विकसित कर सकते हैं। और ये जो एप्स हैं ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए भी हैं। इसी के साथ टॉप पेरेंट ऐप है जिसका प्रयोग करके हम बच्चों और अभिभावकों दोनों को जोड़ सकते हैं। वर्णमाला ऐप का प्रयोग कर सकते हैं, दीक्षा का प्रयोग कर सकते हैं और चिंपल ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन ऐप्स का और सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करके बच्चों को पठन से जोड़ सकते हैं, बच्चों को गणित से जोड़ सकते हैं, भाषा से जोड़ सकते हैं। हम बच्चों के साथ गणित विषय को समझाने के लिए जियोजेब्रा का प्रयोग कर सकते हैं। जियोजेब्रा के माध्यम से हम बच्चों को जियोमेट्री, एलजेब्रा, स्प्रेडशीट, ग्राफ बनाना या स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलस की समझ दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों के साथ में उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो हम उनके साथ में रसायन विज्ञान जैसे विषयों को लेकर एवोगैड्रो का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम प्राथमिक स्तर के सभी विषयों को पढ़ाने के लिए जी कंप्राइज एजुकेशनल सूट का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों के साथ में हम ऑडासिटी का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें हम बच्चों के ऑडियो को एडिट कर सकते हैं और कई सारे डिजिटल स्टोरीज का निर्माण भी कर सकते हैं। फ्री प्लेन की हमने बात करी थी, तो हम माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर फ्री प्लेन
प्रयोग कर सकते हैं कक्षा में। इसी तरह से टर्टल ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं, जो हम बच्चों को सामान्य समझ देने के लिए यूज करते हैं। टक्स पेंट का प्रयोग करके बच्चों के साथ में हम कक्षा को रोचक बना सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और मोबाइल ऐप्स भी हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, जैसे एनाटॉमी 4D या फिर ओ लैब्स यानी ऑनलाइन लैब्स। फिर हम भुवन ऐप का प्रयोग करते हैं बच्चों को भूगोल का ज्ञान देने के लिए। इसी के साथ साथ हम क्विवर ऐप भी यूज करते हैं, साथ में हम स्काई व्यू फ्री भी यूज करते हैं और हम कैल्शियम का भी यूज करते हैं। जब हम बच्चों के साथ में कार्य कर रहे होते हैं तो हम कुछ और ऐप्स और सॉफ्टवेयर है जिनका प्रयोग कक्षा में कर सकते हैं, जैसे फेट है, स्टार ट्रैकर है या आर्ट्स एंड कल्चर है। इसके साथ साथ स्टॉप मोशन एनिमेशन, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों को एनिमेटेड वीडियो बनाना सिखा सकते हैं। कहूट की हम लोगों ने बात भी की थी कि कहूट का प्रयोग करके हम बच्चों के साथ में क्विज निर्माण कर सकते हैं और उन्हें वो क्विज दे सकते हैं ताकि हम उनका मूल्यांकन और आकलन कर सकें। तो इन सभी सॉफ्टवेयर्स और एप्स का प्रयोग करके हम कक्षा को आईसीटी से जोड़ सकते हैं, यानी हम कक्षा में आईसीटी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं ताकि हम बच्चों को किसी विषय वस्तु की समझ विकसित करने के लिए सामग्री प्रदान कर सकें, हम उनकी जो समझ है उसका हम आकलन कर सकें और उन्हें एक्सप्लोर करने के अवसर दे सकें। आशा है आज का सत्र आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले सत्र में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। इस सत्र को इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।